नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, यह एडिटोरिया वॉल्यूम 1 का आखिरी सेट है। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसको माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बालाजी विश्वनाथ। दोस्तों, कंपटीशन की तैयारी करने का बेहतर तरीका यह होता है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी को एक साथ रिकॉल कर लेना चाहिए। जैसे मराठा साम्राज्य आया यहाँ, तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो शिवाजी है। और एक क्वेश्चन आता है कि चौथ और सरदेशमुखी ये क्या है? तो मराठा साम्राज्य में एक कर है, ये ध्यान रखना है, एक टैक्स था। ठीक है। और अष्टप्रधान किसके दरबार में रहता था? तो मराठा साम्राज्य के दरबार में रहता था अष्टप्रधान, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज शब्द का प्रथम उपयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती के द्वारा पहली बार है ना स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अब दयानंद सरस्वती कौन है ये जानना आपको जरूरी है ना कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो दयानंद सरस्वती है। एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, उसके लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती है। और एक नारा है जो वेदों की ओर लौटो, किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। ये सब महत्वपूर्ण चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना। दोस्तों, पहले क्या ब्राह्मण समाज की स्थापना हुआ था जो राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। ठीक है, फिर से समझिए कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। और इसको क्या हुआ था कि 1866 में ब्राह्मण समाज का विभाजन हो गया था, जिसमें दो भाग बना था। एक आदि ब्राह्मण समाज जिसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक है, आदि ब्राह्मण समाज का। और एक बना था भारतीय ब्राह्मण समाज। एक तो है आदि ब्राह्मण समाज और दूसरा था भारतीय ब्राह्मण समाज। तो उसका स्थापना किया था केशव चंद्र सेन, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस शासक के काल में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1664 ईस्वी में, ये ध्यान रखना है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, वो अकबर के शासनकाल में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए क्योंकि अकबर का शासनकाल जो था 1556 से 1605 था। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय द्वारा रचित पत्रिका है? तो इसका करेक्ट आंसर है संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, ये दोनों है। लेकिन बुक में इसका आंसर दिया हुआ ए और बी, ये गलत है। यहाँ बी के जगह डी होना चाहिए, है ना, बी गलत है, यहाँ डी होगा, ए और डी। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार के जो पत्रिका का रचना किया था राजा राम मोहन राय, ये ध्यान रखना है। और ये सोम प्रकाश जो है, ये सोम प्रकाश पत्रिका का क्या था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये ध्यान रखना है। सोम प्रकाश पत्रिका के रचयिता कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब यहाँ दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि भारत का पहला समाचार पत्र क्या था? तो भारत का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट। और बंगाल गजट के लेखक कौन था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ये ध्यान रखना है। देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र पूछा तो बंगाल गजट, लेकिन भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो उदंत मार्तंड, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का वास्तविक नाम किसने सुझाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नेहरू ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी ने बताया था। देखिए, पहले क्या होता कि जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम ने। तो ए.ओ. ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन नाम से इसका स्थापना किया था, इंडियन नेशनल यूनियन। लेकिन दादा भाई नेहरूजी के कहने पर इसका अस्थाई नाम रख दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक हो गया ए.ओ. ह्यूम। अगर पहला अध्यक्ष पूछे तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये ध्यान रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्मीडा, डी अल्मीडा था पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर। लेकिन एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था, ये भी ध्यान रखना है। वास्तविक अगर पूछेगा तो अल्बुकर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 41वां अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया था। 41वां अधिवेशन हुआ था 1926 में, गुवाहाटी में हुआ था, ये ध्यान रखना है। और इसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर। अब यहाँ दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है जो आपको ध्यान में आना चाहिए। जैसे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट, जो 1917 में कोलकाता अधिवेशन में बनी थी। देखिए यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाला बात है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट, लेकिन कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा तो सरोजिनी नायडू है। ठीक है, वो 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी सरोजिनी नायडू, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति का पालन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है सर जॉन लॉरेंस ने किया था। सर जॉन लॉरेंस का कार्यकाल था 1863 से 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी और लेनिन नाम का पर्चा प्रकाशित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है अमृत डांगे। अमृत डांगे ने क्या किया था? गांधी और लेनिन नाम का एक पर्चा प्रकाशित किया था, यह ध्यान रखना है। यह 1921 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के, यानी कि 1947 में स्वतंत्रता हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन, ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आता है ना कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा, अगर भारतीय लग गया तो सी गोपालाचारी होगा। इसको ऐसे समझिए कि लॉर्ड माउंटबेटन का है ना कार्यकाल था 1947 से 48। ठीक है, इसका कार्यकाल था 1947 से 48, तो ये पहले गवर्नर जनरल हो गए स्वतंत्र भारत के। और सी गोपालाचारी का कार्यकाल था 1948 से 50। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ कन्फ्यूजन वाला है, फिर से समझिए एक बार कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा तो लॉर्ड माउंटबेटन है, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा तो सी गोपालाचारी है। और यही सी गोपालाचारी है ना अंतिम गवर्नर जनरल भी पूछा तो यही सी गोपालाचारी होगा, क्योंकि ये अब यहाँ से 1950 के बाद से ख़त्म हो गया था गवर्नर जनरल का पद, अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आने लगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? इसका करेक्ट आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था ये 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के बाद, ये चीज़ ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जाएगा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में किसने किया था? तो आपके मन में आ रहा होगा कि सुभाष चंद्र बोस, लेकिन नहीं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने किया था। ठीक है, और 21 अक्टूबर 1943 को इसकी कमान है ना सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया था, ये ध्यान रखना है। अगर डायरेक्ट पूछ लिया ना कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया तो रास बिहारी बोस ने किया था, लेकिन 1943 अगर दे दिया कि 1943 में, तो इसकी कमान संभाल लिया था सुभाष चंद्र बोस, ये ध्यान रखना है। और सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद का फौज का गठन कहाँ किया था ये पूछा जाता है, तो सिंगापुर में किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1928 में किया गया था। ठीक है, अब 1928 से पहले एक चीज़ आ जाना चाहिए दिमाग में कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। ठीक है, अब एक यहाँ देखिए कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है ना, एक है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया, और एक है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, मतलब उसमें सोशलिस्ट नहीं है। ठीक है, एक है केवल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो उसका गठन कौन किया था? तो सचिंद्रनाथ सन्याल किया था, ये ध्यान रखना है। देखिए जो ये क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन
चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। लेकिन अगर ये चीज़ ध्यान रखना आपको कि अगर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया, अगर वो पूछा जाए तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कन्फ्यूजन वाला जो क्वेश्चन रहता है वो अधिकतर पूछा जाता है, इसलिए विशेष ध्यान देना पड़ता है। यहाँ क्वेश्चन है कि 1904 में बीडी सावरकर द्वारा अभिनव भारत की शुरुआत कहाँ की गई, तो इसका करेक्ट आंसर है नासिक में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, इसका करेक्ट आंसर है जी के गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किया था। अब कर्जन यहाँ आया तो कर्जन से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और एक क्वेश्चन ये है कि भारतीय रेलवे का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। देखिए यहाँ कन्फ्यूजन वाला है कि भारतीय रेलवे की शुरुआत हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में, लेकिन अगर पूछ दे कि रेलवे का विकास सर्वाधिक किसके काल में हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने चापेकर बंधुओं द्वारा किए गए हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की, तो इसका करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक से यहाँ दिमाग में आ जाना चाहिए आपके कि केसरी और मराठा समाचार पत्र के संपादक कौन है, बाल गंगाधर तिलक है, और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। अब यहाँ दो क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम कब किया गया, तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 1940 में किया था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तो रहमत अली ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के समर्थन में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया, इसका करेक्ट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था। देखिए क्या है कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था। ठीक है, इसे ही लाल कुर्ती आंदोलन नाम दिया गया था। ठीक है, ये एक चीज यहाँ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इंपॉर्टेंट कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसने कहा था कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, तो ये गांधी जी ने कहा था। ठीक है, कब कहा था, दांडी मार्च के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन का एक प्रमुख परिणाम क्या था, इसका करेक्ट आंसर है कि हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ी थी खिलाफत आंदोलन के समय। खिलाफत आंदोलन कब हुआ, 1919 में। 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और रोलेक्ट एक्ट भी 1919 में ही आया था। और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था, तो ये गांधी जी ने ही दिया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये हरिजन पत्रिका में ये छापा गया था ये बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है, देखिए अभिनव भारत का गठन बीडी सावरकर, ये सही है। और अनुशीलन समिति का गठन जो किया था ये अरविंद घोष किए थे, ये भी सही है। और गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था, लाला हरदयाल ने किया था, ये भी सही है। यानी कि गलत कोई नहीं है इसमें से, ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखिए गदर पार्टी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला तो यही हो गया कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया, तो लाला हरदयाल ने, लेकिन गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सेंट फ्रांसिस्को में हुआ था 1913 में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पिटक में बौद्ध धर्म का दार्शनिक चिंतन मिलता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है अभिधम्ब पिटक में मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है और कन्फ्यूजन हुआ और उसमें गलती आंसर टिक करके आया है स्टूडेंट लोग। देखिए क्वेश्चन ये था कि त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किससे संबंधित है, तो त्रिरत्न जैसे ही देखा तो बौद्ध धर्म में टिक करके आ गया, लेकिन गलत है। देखिए त्रिरत्न का संबंध है ना दोनों से, ये ध्यान रखना है। त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। लेकिन त्रिरत्न एक है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण,
ये संबंधित है जैन धर्म से, ये ध्यान रखना है। त्रिरत्न के बाद क्या है, इस पे ज़्यादा ध्यान रखना है, एग्जाम में ध्यान देना है कि त्रिरत्न बुद्ध धर्म और संघ है तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है तो जैन धर्म से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजामुद्दीन औलिया ने किस शासक के लिए कहा कि हुनुज दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी दूर है, किस शासक के लिए कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक के लिए क्या कहा था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुओं के त्यौहार में शामिल होने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के समय किस जाट विद्रोही नेता ने अकबर के मकबरे को लूटा था? इसका करेक्ट आंसर है राजा राम। राजा राम ये एक जाट नेता थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा की मोहरों में निम्नलिखित में से किसका चित्रण नहीं मिलता है? तो हड़प्पा की मोहरों में ये एक सींग वाले गेंडा का चित्र मिलता है, पीपल के पत्ते का भी मिलता है, और कुवड़ वाला बैल हाथी का मिलता है, ये घोड़े का नहीं मिलता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अब अथर्ववेद से ये ध्यान आना चाहिए कि अथर्ववेद की रचना किसने किया था? तो अथर्वा ऋषि ने किया था। एक क्वेश्चन ये आता है कि जादू टोना किस में उल्लेख है, किस वेद में? तो जादू टोना के बारे में अथर्ववेद में, और यज्ञ का उल्लेख किस वेद में? तो यजुर्वेद में, ये ध्यान रखना है। और गायत्री मंत्र किस वेद में? तो ऋग्वेद में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा सामवेद मालूम है, संगीत का वर्णन किस में? सामवेद में। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो देखिए मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज क्या किया था, समाज को 7 भागों में बांटा गया था, ठीक है ना, 7 भागों में बांटा था, जिसमें सभापद, अहीर, सैनिक, ये 3 हो गया, 7 में बांटा था। अब है कि सभापद, अहीर, सैनिक हो गया, और एक था दार्शनिक, किसान और कारीगर और सभासद, निरीक्षक, ये था। इसमें ब्राह्मण नहीं था, ये ध्यान रखना है। मेगास्थनीज के अनुसार ये वर्ग ब्राह्मण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में उच्च अधिकारी के रूप में वर्णित तीर्थ कितने प्रकार का होता था? तो इसका करेक्ट आंसर है 18 प्रकार का होता था, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन देखिए ये है कि मौर्य काल में उच्च अधिकारी के रूप में वर्णित तीर्थ कितने प्रकार का होता था? तो 18 प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन नया है तो इससे आप भूल भी सकते हैं, इसलिए ये 18 का से न 2-3 क्वेश्चन यहाँ रिलेट कर लीजिए। जैसे देखिए ये तो तीर्थ है 18, भारत में ये पुराणों की संख्या कितनी है? तो वो भी 18 है। और पूछे कि भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है बायोस्फीयर रिजर्व कितना है? वो भी 18 है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, इसके लेखक संजीव सान्याल ही हैं, सही है ये। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के मेघनाथ देसाई है। अब बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये रचना विष्ट रावत है। ये तीनों सही है, यानी कि गलत कोई भी नहीं है। इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 कि मैनुएला रोका बोटे को निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मैनुएला रोका बोटे, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो ये है सिंपल क्वेश्चन कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खगोलविदों ने हाल ही में किस ग्रह के चारों ओर 12 नए उप चंद्रमाओं की खोज की जिससे यह सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है? चंद्रमा मतलब क्या, मतलब उपग्रह। तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो है इसका बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह भी है बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह है बुध।
तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, यानी कि वहाँ से रिलेट कर लीजिए। सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जिसका कितना है मालूम? 92 उपग्रह इसका हो गया है। और दूसरे नंबर पर है शनि, जिसका 82 है उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 का आयोजन किया गया? सिंपल है कि धर्म गार्जियन जो है ना, भारत और किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत और जापान के बीच है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? देखिए, ये जो कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा है ना, इस टाइप का जो नाम है ना, आप देखेंगे कि केरल और तमिलनाडु से ही रिलेटेड रहेगा, ये ध्यान रखना है। ये मतलब ऐसा आप कभी भी देखेंगे ना, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, ये सब तमिलनाडु या केरल से ही रिलेटेड रहेगा। तो ये शास्त्रीय नृत्य केरल का कौन सा मालूम? मोहिनी अट्टम, इसका करेक्ट आंसर है मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये उड़ीसा का है और कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत माला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 2017 में किया गया था। इंपॉर्टेंट इससे ज़्यादा ये है कि भारत माला परियोजना किससे संबंधित है? तो सड़क निर्माण से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है? यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या, तो सबसे अधिक जनसंख्या तो यूपी का है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यूपी के बाद आता है महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद बंगाल। इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है मालूम? सिक्किम है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों एवं उसके लेखक में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, रस खान का लेखक है, प्रेम वाटिका पुस्तक का लेखक है रस खान, शाहनामा के फिरदौसी, और हंगरी स्टोन का है रविंद्रनाथ टैगोर। ये तीनों सही है। और आंसू पुस्तक का लेखक ये अमृता प्रीतम नहीं है, आंसू पुस्तक का लेखक है जयशंकर प्रसाद। ये गलत है ना, इसका आंसर हो गया डी। देखिए, और ये प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक है रस खान, इसे याद ऐसे रखना है, प्रेम रस है ना, प्रेम रस, प्रेम वाटिका के रस खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है मलेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल नहीं है। ठीक है, रूस, ब्राज़ील और फ्रांस, ये तीनों देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, और मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है ना बैडमिंटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। देखिए, लागू हुआ था ना 1 जून 1955 को लागू हुआ था। ये ध्यान रखना है, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1 जून 1955 को लागू हुआ था, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं, और कोई ऐसा ऑप्शन है भी नहीं कि इनमें से कोई नहीं है। अगर रहता तो उसको टिक कर देते हैं, लेकिन टिक करना है तो किसे टिक करें? ए को टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स क्या मालूम? बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 बार अब तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है रेड क्रॉस को। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। और विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है, विश्व रेड क्रॉस संस्था जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोवा। गोवा राज्य से संबंधित है। अच्छा, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है ये मालूम है? मांडोवी नदी से। ये पूछा जाता है। देखिए, वही मांडोवी यहाँ भी है ना, रिलेटेड वैसे कर लीजिएगा।
गोवा किस नदी के किनारे है? मांडोवी नदी के किनारे, यानी कि मांडी जो नृत्य है गोवा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है चिकित्सा के क्षेत्र में बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय जो नेशनल डॉक्टर्स डे, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, नमक वाला है ना तो वो हेलोफाइट कहलाता है, ठीक है। नमकीन जो उगता है वो हेलोफाइट कहलाता है, और जो रेगिस्तान में उगता पौधा वो क्या कहलाता है? वो जीरोफाइट कहलाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट फाइबर तने से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सन हेम्प। ये क्या है? फाइबर तने से प्राप्त होता है, सन हेम्प। सन हेम्प है ना एक फलीदार पौधा है, इसे मजबूत और टिकाऊ रेशों के लिए उगाया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण। यहाँ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाणु की खोज किसने किया? तो ल्यूवेन हॉक ने किया था, ये ध्यान रखना है। और विषाणु की, तो विषाणु की खोज किया था इवानोवास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, इसका करेक्ट आंसर है हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस, देखिए शरीर का तापमान पूछे या तो भूख, प्यास, ताप, प्यार, घृणा, खुशी, गुस्सा, ये सब का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त के तरल घटक को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्लाज्मा कहा जाता है। देखिए रक्त के लगभग 55% भाग है ना प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूरॉन का कौन सा भाग कोशिका काय यानी साइटोन के दूर संकेतों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सांस लेने और दिल की धड़कन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? इसका करेक्ट आंसर है मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है। देखिए अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि ये हो गया सांस, दिल की धड़कन और खांसना, छींकना, ये सबको नियंत्रित करता है मेडुला ओब्लांगेटा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो बीसीजी टीका है ना टीबी की रोकथाम के लिए किया जाता है, यानी क्षय रोग। क्षय रोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीबी। और ये होता है किससे? बैक्टीरिया से होता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। एक क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जाता है कि पत्ते का जो हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है, क्लोरोफिल यानी हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 कि 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4.70 किलो ओम। यहाँ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो घरों में जो लगे हुए बिजली के बल्ब पंखे होते हैं वो किस क्रम में जुड़ा होता है? तो समांतर क्रम में जुड़ा होता है, ये ध्यान रखना है। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर। यहाँ कन्फ्यूजन वाला होता है। देखिए प्रतिरोधकता का मात्रक पूछेगा तो ये ध्यान कई लोग नहीं जानते तो ओम टिक करके आ गया, लेकिन नहीं, प्रतिरोध का मात्रक है ओम और प्रतिरोधकता उसका मात्रक है ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है केन को क्रश करना यानी केन को कुचलना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि उसका जो स्वरूप में बदलता है, उसका रूप में बदला तो फिर वो वापस उस रूप में आ सकता है, तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। और कोई जैसे एक अवस्था से वो उसके स्वरूप में परिवर्तन होने के बाद वो पिछले अवस्था में नहीं आ सकता है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे भोजन का पाचन, बेकिंग सोडा और सिरके का मिश्रण, मोमबत्ती का जलना, ये सब क्या रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जैसे देखिए मोमबत्ती का जलना जो है ना ये तो रासायनिक है, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना वो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। देखिए जलने में क्या है, वो धागा जल जाता है तो वो फिर नहीं आ सकता, लेकिन पिघलने के बाद फिर मोमबत्ती वो बन जाता है, तो भौतिक परिवर्तन में आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो कमानीदार तुला का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? तो देखिए, सेल्सियस को केल्विन में बदलना है ना, सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? देखिए, केल्विन अगर दे दिया आपको 100 डिग्री केल्विन है, ठीक है। अगर पूछ दिया कि ऐसे समझिए कि सेल्सियस में दे दिया है 100 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। तो आपको पूछेगा केल्विन में कितना मान होगा, तो 273 सिर्फ जोड़ देना है इसमें, ठीक है। 273 यानी केल्विन में अगर दिया हुआ मान है, सेल्सियस में दिया हुआ है, अगर केल्विन में पूछा तो 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, इसका करेक्ट आंसर ए है। जैसे सेल्सियस यहाँ है, सेल्सियस में 273 डिग्री जोड़ देंगे तो वो केल्विन में मिल जाता है, केल्विन हो जाता है। अब एक जैसे सूत्र आपको याद रख लीजिए, एक बार कुछ भी पूछेगा केल्विन, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। जैसे देखिए, सी यानी सेल्सियस बटा 5 बराबर केल्विन माइनस 273 बटा 5 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। इसका आप है ना, इसको आप लिख लीजिए, कुछ भी पूछेगा आप आराम से बना सकते हैं। इसी से बनाया, देखिए यहाँ ये अगर इसमें देखें सेल्सियस और केल्विन में, तो ये देखिए 5 और 5 कट जाता है। अगर सेल्सियस में दिया है, मान के चलिए कि 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो केल्विन में पूछेगा तो ये माइनस 273 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 283 डिग्री हो जाएगा केल्विन। तो ऐसे निकालते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए C/5 और K माइनस 273/5 और F माइनस 32/9, ये बराबर होता है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। दोस्तों, श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। और इंद्रधनुष का बनना जो है ना, वो वर्ण विक्षेपण का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि तापमान बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ जाती है। देखिए, ध्वनि पर है ना तापमान का प्रभाव पड़ता है, लेकिन प्रकाश के वेग में तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फ्लोरोसेंट लैंप और एक हेलोजन लैंप से कैसे भिन्न है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी, यानी कि एक फ्लोरोसेंट लैंप प्रकाश उत्पन्न करने के लिए एक गैस का उपयोग करता है, जबकि एक हेलोजन लैंप एक फिलामेंट का उपयोग करता है, ये सही है। और एक फ्लोरोसेंट लैंप हेलोजन लैंप की तुलना में अधिक कुशल होता है, ये भी सही है। आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है, ये ध्यान रखना है। इसका आंसर हो गया बी। अब एक ही अर्धचालक के कभी उदाहरण भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा अर्धचालक नहीं है, तो 2-3 याद ही रखना है हमेशा कि सिलिकॉन, जर्मेनियम और कैडमियम सल्फाइड, ये अर्धचालक के उदाहरण है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्राकृतिक तत्व में मिलता है। देखिए, एक ही प्रकार के परमाणु जिसमें रहता है उसे प्राकृतिक तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लेवोजियर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलय बनाती है? इससे इस प्रकार भी पूछा जाता है कि कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? तो ये पारा जो है ना, सभी धातुओं के साथ अमलगम बनाता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। लेकिन एक और यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारा किसके साथ अमलगम नहीं बनाता है? तो लोहा के साथ अमलगम ये नहीं बनाता, ये ध्यान रखना है। सब धातु के साथ अमलगम बनाता है, लेकिन लोहा के साथ ये नहीं बनाता है।
ठीक है। अब यहाँ ये 2 क्वेश्चन और याद रखिए कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए उसका आंसर हो जाता है पारा। लेकिन अगर दूसरा पूछे कि कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन है, तो वह है ब्रोमीन। देखिए ऐसे समझिए, देखिए धातु है एक अधातु है, ठीक है, इसको ऐसे याद कर ली ताकि कभी कन्फ्यूजन ना हो। देखिए आज 2 ही आंसर होगा, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु और अधातु जो है वो 2 ही है मात्र, ठीक है। अगर जैसे कि धातु है तो वो पारा है, एकमात्र पारा धातु है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है, और ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कि द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर पाया जाता है, द्रव अवस्था में, तरल अवस्था में ब्रोमीन, ठीक है। इसे याद ऐसे रखिए कि देखिए ये धातु यानी छोटा है, कन्फ्यूजन ना हो दोनों में, इसलिए धातु देखिए छोटा है तो पारा शब्द में भी ये भी छोटा है, जैसे अधातु बड़ा है शब्द में तो ब्रोमीन भी बड़ा है, यानी कि छोटका का छोटका आंसर, बड़का का बड़का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है, तो यूरिया में क्या क्या वो उपस्थित होता है, इसे जानने के लिए पहले यूरिया का सूत्र जानना पड़ेगा, ठीक है। यूरिया का सूत्र क्या होता है ये अगर जानते हैं तो इसमें आंसर आप टिक कर सकते हैं। यूरिया का सूत्र है NH2, ठीक है, CO और फिर NH2। अब देखिए कि इसमें क्या क्या उपस्थित है। अब जैसे देखिए यहाँ ऑप्शन में देखिए CHO, अब देखिए C भी है और H भी है और O भी है और N भी है, यानी कि चारों है। देखिए C भी है, H भी है, N भी है, O भी, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये चारों है। इसका आंसर हो जाएगा D। इसका सूत्र है NH2 CO NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिथाइल अल्कोहल का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि शराब उद्योग में इसका प्रयोग, मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग नहीं किया जाता है। शराब बनाने में इथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है, तो न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक है, इसे आंसर टिक करने के लिए मालूम ये तीनों का परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान जानना जरूरी है, तभी आप इसका आंसर लगा सकते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या किस में अधिक है। क्योंकि देखिए परमाणु संख्या जो होता है और न्यूट्रॉन, ये दोनों को जोड़कर द्रव्यमान संख्या बनता है। अब जैसे देखिए यहाँ दिया बोरोन, ऐसे समझिए बोरोन है और एक है नाइट्रोजन और तीसरा है ऑक्सीजन, ठीक है। अब बोरोन का परमाणु संख्या है 5, ठीक है, परमाणु संख्या 5 और द्रव्यमान है इसका 11, और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या है 7, इसका द्रव्यमान है 14, और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है 8, इसका द्रव्यमान है 16। अब देखिए न्यूट्रॉन किस में अधिक होगा, ऐसे पता करेंगे। देखिए द्रव्यमान में ये परमाणु संख्या जो है, प्रोटॉन की संख्या, ये घटाते हैं तो न्यूट्रॉन मिलता है। तो 11 में से 5 गया तो इसमें न्यूट्रॉन कितना है 6, और इसमें 14 में से 7 गया तो इसमें न्यूट्रॉन है 7, आइए 16 में से 8 गया तो इसमें न्यूट्रॉन है 8। तो न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा इसमें ऑप्शन के हिसाब से किस में हो गया, ऑक्सीजन में। इसका करेक्ट आंसर हो गया C। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस वेल्डिंग में निम्न में से कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है, तो सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से लिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा अमेरिका से लिया गया है, लेकिन एक है कि विधि के समक्ष समानता वो ब्रिटेन से लिया गया है, ये ध्यान रखना है। दोनों एक जैसा है इसीलिए ध्यान रखना है। न्यायिक समीक्षा अमेरिका से, लेकिन विधि के समक्ष समानता वो ब्रिटेन से लिया गया, इंग्लैंड से, ठीक है। अब अमेरिका से और 1-2 चीज़ लिया गया, उसको भी यहाँ ध्यान रखिए कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया और प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना अमेरिका से है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा अगर पूछ दिया तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया जाता है,
तो इसका करेक्ट आंसर है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में ये क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। अब राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है, भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 में है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति होता है, इसका करेक्ट आंसर है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था, इसका करेक्ट आंसर है 1921 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है, तो एक मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है और अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था, तो गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहे तो उसे किसको देता है, तो उपाध्यक्ष को देता है। उपाध्यक्ष किसको देता है, अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष और लोकसभा सदस्य के लिए कितना है, 25 वर्ष। उसी तरह राज्य में भी होता है, विधान परिषद के लिए है 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्न में से किस अवसर पर बुलाई जा सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर है साधारण विधेयक पर, यानी कि साधारण विधेयक पर अगर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाता है तो संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। अब यहाँ 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 108 में है। और संसद का जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है, तो राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है, इसकी गणना किस आधार पर की जाती है, तो इसकी गणना किया जाता है पंचायत की पहली बैठक की तिथि से किया जाता है। ठीक है, देखिए जब भी आपके पास पंचायती राज आओ तो पंचायती राज और नगर पालिका ये दोनों का एक साथ रिकॉल कर लेना है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 73वां में पंचायती राज और 74वां में है नगर पालिका, दोनों साथ साथ याद करना है। अब पंचायती राज है भाग 9 में और नगर पालिका है भाग 9A में, ये ध्यान रखना है। अच्छा, पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था, तो राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी है। अब दादा भाई नौरोजी से क्या मालूम, भारत का भाई वायुवृद्ध किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। और प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए लगाया था, तो 20 रुपये लगाया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 153 में राज्यपाल होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदस्य कौन कौन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है संसद के सभी सदस्य, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति में अगर पूछे कौन कौन शामिल होता है, तो ये संसद का सभी सदस्य तो होता ही है, साथ में विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है, तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ये तीनों की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है तो उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि रबी की फसल गेहूं के उत्पादन में से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करें। तो गेहूं के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर होता है, ये सही है। गेहूं की बुआई के लिए बुआई करते वक्त 10 डिग्री सेल्सियस और कटाई करते वक्त 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। हरित क्रांति के बाद गेहूं के उत्पादन में वो वृद्धि हुई है, ये भी सही है। और कल्याण, सोना, अर्जुन आदि गेहूं की प्रमुख किस्में हैं, ये भी सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है लोहा की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगोलायड प्रजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में निवास करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि लद्दाख और उत्तरी पूर्वी राज्य और सिक्किम, ये तीनों जगह ये निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर शामिल नहीं है। अब यहाँ एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है। तो लेह में होता है, ये ध्यान रखना, सबसे कम वर्षा। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, मासिनराम में होता है, ठीक है, मासिनराम मेघालय में। वो भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो मासिनराम में ही होता है, मेघालय में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इसका औसत तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है। तो इसका करेक्ट आंसर है 27 डिग्री सेल्सियस है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 कि कोको स्ट्रेट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि कोको स्ट्रेट है ना, ये उत्तरी अंडमान में स्थित है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी का उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र में है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि गोमती नदी का उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्णुप्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं आपस में मिलती है। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक दो क्वेश्चन और यहाँ याद करिए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में है, असम में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है। मतलब माउंट हैरियट जो है अंडमान निकोबार द्वीप के किस क्षेत्र में है। तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांगर के संबंध में कौन सा कथन गलत है। बांगर नवीन मृदा है, ये गलत है, क्योंकि बांगर जो है वो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि इसे पंजाब में रेह के नाम से जाता है, ये सही है। और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रचुरता होती है, ये भी सही होती है। देखिए यहाँ क्या है, दो क्वेश्चन यहाँ ये इंपॉर्टेंट है ना कि बांगर जो है ना पुरानी जलोढ़ मृदा होती है और खादर जो है वो नवीन जलोढ़ मृदा होती है, खादर, ये ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि ये गलत है ना, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इस तरह सटीक 100 MCQ होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ओदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में है। तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार। आज का क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद।